हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेनी स्टॉक्स कितने हार्मफुल होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ऐसा नहीं होता कि हर जो शेयर होता है वो टाइटन की तरह ही चमकता हो, और उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो पेनी स्टॉक मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ और जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है फ्यूचर रिटेल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं जो कि रिलेटेड है स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी से। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों के जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहली बड़ी गलती ये करता है कि जब वो इन्वेस्टमेंट में अमेच्योर होता है और सबसे पहले जब वो स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले किस चीज़ों को देखता है। वो सबसे पहले चीज़ देखता है कि कौन सा पेनी स्टॉक है, कौन सा सस्ता स्टॉक है। तो मैंने आप लोगों को हर बार अपने वीडियो में बताया कि दोस्तों कभी भी किसी भी शेयर को या किसी भी कंपनी को उसके प्राइस से जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक 2 रुपये का ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टॉक 20 लाख रुपए का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमें उसके कुछ मैट्रिसेस होते हैं, कुछ उसके वाइटल्स होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के होते हैं, वो हमें देखने होते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से दोस्तों पूछना चाहूँगा, जो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मेरे को ऐसे इंस्टीट्यूशंस बताइए या एक ऑर्गेनाइजेशंस बताइए जो अगर 2 या 3 महीने ना चलें तो जिसकी वजह से अगर वो ना चलें तो जो कंट्री है वो रुक जाए एक तरह से, और या उसकी ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, आप बताइए कि ऐसा ऐसे कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोविड की बात करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हो सकता है कि हॉस्पिटल हों, वो हो सकता है कि स्कूल्स बंद हो जाएं तो हमारे जो देश हमारे कंट्री है उसकी ग्रोथ जो है रुक जाए। हो सकता है बैंक्स हमारे बंद हो जाएं तो हमारे जो ग्रोथ है कंट्री की वो रुक जाए, या फिर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं उससे रुक जाए। लेकिन दोस्तों ये भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी इकनॉमी, और देश की इकनॉमी चलती है स्टॉक मार्केट से। चाहे आप सुकन्या में डालें, सुकन्या राशि में डालें, चाहे आप संजीवनी में डालें, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा डालें, या आप एलआईसी में डालें, या यूटीआई फंड में डालें, या म्यूचुअल फंड में डालें, या आपका जो पेंशन चलता है एनपीएस में चलता है, जिसमें भी चलता है आपका, उसमें आप जो भी पैसा डालती है, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जैसे मान लीजिए आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपका जो कॉलेज है वो अपना न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन डालता है, उसमें आप 10% अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं। ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है दोस्तों? क्या लगता है आपको कि एलआईसी जो आपको रिटर्न्स बना के देता है, कहता है कि ना सब ये सम एश्योर्ड मिलेगा आपको, फलाना ढिमकाना मिलेगा, या आप बैंक्स की बात करें वहाँ पे आप एफडीज जमा करते हैं। ठीक है, तो ये सब पैसा जाता कहाँ है दोस्तों? तो ये सब पैसा अल्टीमेटली जो जाता है वो सागर के पास ही जाता है, और ये जो सागर है वो है स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे जो पैसा लगाते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं अल्टीमेटली, और ये सारा पैसा किसका होता है? हमारा ही होता है। और आप लोगों को सिर्फ एक सम एश्योर्ड का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि हाँ साहब ये सम एश्योर्ड है। लेकिन जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जब भी हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है, कितने टाइम के लिए वो पैसा गया और कितने टाइम के लिए वो पैसा होल्ड पे रहा। उसके बाद जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो चाहे वो आप बॉन्ड्स की बात कर लें, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो नहीं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर लें, जो कि अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए हैं, अवेलेबल हैं, जो कि अच्छी खासी आपको 7 या 8% के इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप उसमें टाइम फ्रेम भी देखिए कि आपको 10 साल 20 साल के लिए लग रहा है। तो जब भी आप 10 साल 20 साल की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही आ जाता है दोस्तों। तो क्यों ना हम कंपनी पिक करें इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारा कैपिटल भी सिक्योर होगा। सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि इंडेक्सेशन से हमें फ़ायदा मिलेगा। जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो 20 साल, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 20 साल बाद उस 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी परचेजिंग कैपेसिटी होती है हमारे मनी की, हमारे करेंसी की, हमारे कैपिटल की, वो दैट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। ठीक है, बिकॉज द इन्फ्लेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, जो हमारी परचेजिंग पावर है हमारे करेंसी की वो कम होती जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने 1 लाख भी लगाए हैं, मान लीजिए आपने 1 करोड़ भी लगाए हैं एफडी में, या फिर आपने कहीं बैंक में डिपॉजिट कर दिए, या एलआईसी में भी लगाए हैं, और अगर आपको, या फिर आपने मान लीजिए रियल एस्टेट में भी लगाए हैं, और वहाँ से आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 या 9 या 10% का भी मिलता है दोस्तों,
तो जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, 6% है आज, फिर 7% है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो हमारे उस जो कैपिटल है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। तो 20 साल बाद हो सकता है कि आपने जो 1 करोड़ लगाया है वो सिर्फ 60 लाख रुपए की वैल्यू रह जाए उसकी। और जहाँ तक हम बात करते हैं दोस्तों के आने वाले टाइम में, अब आप ये कहेंगे कि साहब ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म किसने देखा है, कौन ज़िंदा रहेगा, क्या रहेगा। तो दोस्तों अभी आप इन्वेस्ट करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म, और अगर आप मान लीजिए आज आप 35 ईयर्स के हैं और आप 20 ईयर्स के लिए आप रखते हैं, तो आप 55 ईयर्स के होंगे या 60 ईयर्स के होंगे। तो दोस्तों उस समय आपको मेडिकल की इमरजेंसी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अभी आप यंग हैं, और अभी आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो भी ज़्यादा है, तो आप रिस्क भी अच्छा खासा ले सकते हैं। तो ये चीज़ देखने लायक है, जो कि हमें हमारे जहन में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है सिर्फ उसी के अंदर कैपेबिलिटी है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्या है कि एजुकेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो आज आप एक्सपेंसेस दे रहे हैं एजुकेशन के अपने बच्चों के लिए, तो 20 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे और जब वो मान लीजिए किसी मेडिकल लाइन में जाते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, तो हो सकता है कि उस समय कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हो सकता है कि ऐसा होगा ही कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो उस चीज़ को मीट आउट करने के लिए जो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिंग जो स्ट्रेटजी है और जो इन्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए वो होती है स्टॉक मार्केट की। अब बात आती है कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो सब यही बोलते हैं कि साहब रिस्की है, फ़लाना है, ढिमकाना है। हमारे बड़े लोग, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमें डराएंगे कि नहीं ये तो सब जुआ है। तो बट ऑब्वियस है कि तो वो अगर वो ऐसा कहते हैं तो हाँ वो जुआ है, क्योंकि वो इस तरह की कंपनीज़ को चूज़ करते हैं, जो कि मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल। देखिए दोस्तों, मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं इसको कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पेनी स्टॉक अपनी कैपिटल को जो है ख़त्म कर देता है। ठीक है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं 1 लाख रुपए फ्यूचर रिटेल में लगा देता हूँ, आज इसका 2 रुपये का प्राइस है, तो 1 लाख करीब करीब मान लीजिए 50,000 के करीब आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होती है कंपनी, उसके फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं फ्यूचर रिटेल कंपनी की। तो चलिए हम इसके अब स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो लो है वो 2 का है और जो इसका हाई है वो 31 का है दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जिन इन्वेस्टर्स ने मान लीजिए 30 के अराउंड पे या 29 के अराउंड पे इसमें 1 लाख रुपीज़ लगाए होंगे, वो आज अपना सर पकड़ के रो रहे होंगे, क्योंकि आज उसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो सिर्फ 2 रुपीज़ 70 पैसे का चल रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साहब मैं तो ये कंपनी में, आपने बोला था कि जो प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उन्हीं कंपनी में लगाना चाहिए, मैंने लगाया, और उससे पहले जो था ये मैंने 30 पे या 29 के लेवल पे 1 लाख रुपए लगाए इसमें, और आज जो है मैं इतने बड़े नुकसान पे बैठा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि कंपनी कितनी वॉलेटाइल है, कितनी रिस्की कंपनी है, ये आपको देखना होगा। आप इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो इसका ROE ROC है दोनों नेगेटिव में है, तो बहुत ही ख़राब ये इसकी सिचुएशन है, एक भंगार कैप बन चुका है ये। और वहीं पे मैं अगर इसके 5 साल के 3 साल के PE की बात करूँ तो सिर्फ जो है वो 7.4 का रह चुका है, और अभी करंट में जो PE चल रहा है वो तो है ही नहीं इसका। अगर मैं अभी इसके 1 ईयर की PE की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे नन है। तो इस तरह की कंपनी से आपको बचना है दोस्तों। वहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अपने पीयर में जो है सबसे नीचे लेवल पे है, और इसका जो PE अभी यहाँ पे शो नहीं है, और जो इसका करंट मार्केट प्राइस है सिर्फ 2 रुपीज़ 70 पैसे का है। और ये जो कंपनी है इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि इसमें अमेज़ॉन की पहले स्टेक था, और जो ये अपना स्टेक है वो नहीं छोड़ रही है, और अंबानी फैमिली इसको एक्वायर करना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्विजिशन बैठा ही नहीं और वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अदर जूल में हो गई है ये कंपनी, और सिर्फ 2 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रही है। वहीं हम इसके एक प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में हो चुका है, और जो इसका टैक्स बिफोर प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में है, इसका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे नेगेटिव में है, और इसका अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है। तो इसकी सारी चीज़ें जो है नेगेटिव में है दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सेल्स थी वो पहले 20,000 के करीब थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी मार्च 2019 में और मार्च 2020 में, लेकिन मार्च 2021 में एकदम से ख़त्म हो गया दोस्तों। तो इस तरह की कंपनी से आपको बचना चाहिए। आप देखिए कि सारी चीज़ें इसके अंदर नेगेटिव में है, चाहे मैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करूँ वो नेगेटिव में है,
रिटर्न की बात करूँ वो नेगेटिव में है, यहाँ पे स्टॉक प्राइस है वो भी नेगेटिव में, तो सारी चीज़ें इसकी नेगेटिव में है और इसके अंदर इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि जो इसकी बोरोइंग्स है, आप देखिए बोरोइंग्स इसकी यहाँ पे अभी मैं बात करूँ सितंबर की तो 13,811 करोड़ की इसकी बोरोइंग्स हो चुकी हैं। और अगर मैं रिज़र्व्स की बात करूँ तो इसके बाद सिर्फ अभी यहाँ पे कितना रिज़र्व है, -1226। तो अगर ये कंपनी डूबती है दोस्तों तो आप लोगों को इसके जो कर्जे हैं वो चुकाने पड़ेंगे। तो ये इस लेवल पे ये कंपनी जो है आ चुकी है दोस्तों। तो ऐसी कंपनियों से हमें बचना चाहिए। और अब आपको मैं इस कंपनी के बारे, इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो बताता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि ये देखिए आप मार्च का डेटा, मतलब प्रमोटर्स तो यहाँ पे सिर्फ 14.31 रह चुके हैं। एफआईज तो खैर छोड़ ही दीजिए, डीआईएस ने भी अपनी जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया है। और जो हमारे पब्लिक हैं, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं इसमें, इन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो वो 76.48 हो चुका है। तो दोस्तों हमें ऐसी ही चीज़ों से बचना है। हमें ऐसे ही जो भंगार स्टेप्स जो कैप के जो स्टॉक्स हैं उनसे बचना है। हमें जितनी भी अफवाहें फैलती हैं, जितने भी ह्यूमर फैलते हैं मार्केट में कि फ़लाना ले लो 2 महीने में आपके पैसे डबल बना देगा, 10 गुना बना देगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई ये एक जादुई अली बाबा का जादुई पिटारा नहीं है कि आपने सिर्फ छड़ी घुमाई और आपको खरबों अरबों रुपये मिल गए दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक माइंडसेट का गेम है। आप लोगों को अपना माइंडसेट बिल्कुल काम रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी और उसको होल्ड करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि हर कोई से ही कंपनी को आपको उठा लेना है। आपको उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी कंसिस्टेंट जो है ग्रोथ दे रही है कि नहीं दे रही है। आप वहाँ पे विज़िट करिए। अभी आप देखिए फ्यूचर रिटेल में विज़िट करिए, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर रिटेल की क्या हालत हो चुकी है। और उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप वी मार्ट में या डी मार्ट में आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कितनी सेल्स हो रही है। तो दोस्तों जहाँ सेल्स होगी वहीं पे अच्छी ग्रोथ मिलेगी और वहीं पे इनके मार्जिन्स जो हैं वो सुधरेंगे। हालांकि अभी इन्फ्लेशन है, अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ती जा रही है अभी, लेकिन अभी पॉज लगा है। तो ये कुछ टाइम इंस्टेंट के लिए होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट कम होगी उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो शेयर्स हैं लाइक डी मार्ट या फिर जो अच्छे शेयर्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जो कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मर हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ लार्ज कैप में ही करना है। अगर आपको मिड कैप में या स्मॉल कैप में भी करना है तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के भी लीडर्स को उठाना है, ना कि कोई भंगार स्टेप्स को। ठीक है, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो आप मोल्टेक पैकेजिंग देखिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। रोलेक्स रिंग देखिए आप, बहुत ही शानदार स्टॉक है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये आप अपनी रिसर्च करिए, आप फंडामेंटल्स देखिए, आपको जो मैट्रिसेस बताता हूँ मैं वो देखिए, आप कितनी बोरोइंग्स है, डेट फ्री है कि नहीं है, क्या उसका पी चल रहा है। आपने एक बार फंडामेंटल देख लिया, आपने अगर उसका बिजनेस समझ लिया तो वैल्यूएशन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ 50 साल या 30 साल या 35 साल के लिए हो। तो अगर आप किसी भी कंपनी को 30 साल या 35 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आप लोगों को फिर उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पैसिव इनकम ही इतनी होने लग जाएगी और आपका आराम से जो आपका फ्री टाइम होगा उसमें आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप काफ़ी और पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, अपने स्किल्स को और कहीं यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या है कि पैसे के लिए काम नहीं करना, आपको अपने लिए पैसे को काम पे लगाना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग। थैंक यू।